नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। चुनाव इतने नजदीक है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां इतनी तेज हो गई हैं, लेकिन जैसे जैसे तैयारियां तेज हो रही हैं वैसे ही वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि हमेशा ऐसा होता आया है कि जब भी कोई पार्टी चुनाव जो पार्टी पावर में है वो हमेशा ये गिनाती रहती है कि हमारे ये पावर है, हमने ये किया, हमने ये सारी चीजें जनता को प्रोवाइड की, तो आप हमें दोबारा वोट करिए। लेकिन इस बार के चुनाव में ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं ढकते नजर आ रहे हैं। असलियत कुछ और है, इल्जाम कुछ और लग रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एनडीए के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। हमेशा से ये पार्टी अपने सारे कामों को गिनाते आई है कि हमने ये काम किए जनता के हित में, लेकिन अब दूसरी ही तरफ फिगर कुछ और बता रही है और इन पर तमाम इल्जाम जो है वो एक एक कर सामने आ रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं, चाहे वो संजय जायसवाल हो गए, दिलीप जायसवाल हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए और मंगल पांडे। एक साथ 5 नेताओं पर और कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो आखिर चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े इल्जाम के साथ आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो आज मुद्दा यही है और चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। इतने बड़े बड़े इल्जाम ठीक चुनाव से पहले, और ये बड़े दिग्गज नेता हैं सभी जिनके नाम हमने अभी अभी बताए हैं, तो क्या ये आरोप सही है? गलत और सही के निर्णय से पहले इस बात पर जाइए कि ये जो मंत्री हैं ये किसकी सरकार में मंत्री हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार एक नेता के तौर पर बहुत दिनों से पब्लिक डिस्कोर्स में हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग 20 सालों से हैं वो। उनकी एक ही यूएसपी है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अब आप सोचिए कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में आपने एक के बाद एक 5 मंत्रियों का नाम ले लिया, सबके ऊपर पर्सनल करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं और सबके ऊपर जो चार्ज लगाने वाले हैं प्रशांत किशोर, वो दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं इस बात के। अब सोचिए कि ये गजब की बात है। ये कितना सही है आरोप, कितना गलत है, ये हम और आप नहीं जानते। एजेंसियों को जांच करना है। कुछ पुख्ता सबूत सामने रखे हैं प्रशांत किशोर ने, हो सकता है कि वो सही हो सकता है वो नहीं हो। पर प्रश्न यहाँ पर यह है कि एक ऐसे व्यक्ति की सरकार जो हमेशा इस बात के लिए जानी जाती थी कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है, और चुनाव दर चुनाव पिछले 2005 से जितने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं, मुझे एक भी इलेक्शन याद नहीं है मुस्कान जिसमें कि चारा घोटाला ये शब्द आया नहीं हो। भ्रष्टाचार का एक मानदंड है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहें बिहार में तो वो उसी को दिया जाता है। हाँ, और वो चारा घोटाला जब हर चुनाव में वोट दिलाता है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज मैं यही सोच रहा हूँ कि ये आरोप इस बार कैसे लगाएंगे भ्रष्टाचार को लेकर एनडीए के लोग, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि पिछले दिनों क्राइम इतना बढ़ गया था, तो फिर जंगल राज की जो बातें हुआ करती थी वो आरोप कैसे लगता। क्राइम अगेंस्ट वेमेन, नॉर्मल लोगों के साथ अस्पतालों में घुस करके गोलियां चल रही हैं, और एक तरफ तो वो था कि जंगल राज और किसे कहते हैं आरजेडी वाले कह रहे थे, और अब देखिए कि ये बातें सामने आ गई हैं। नीतीश कुमार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, पर जाहिर है कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस पूरे प्रकरण को और खास तौर पर 5-5 मंत्रियों के ऊपर लग रहे आरोपों को वो डिफेंड कैसे करेंगे, देखना ये है। तो सवाल ऐसे में ये है कि चुनाव इतना ज्यादा करीब आता जा रहा है, लगातार चुनाव की तैयारी में एक तरफ सारी पार्टियां जुटी हैं और दूसरी तरफ इस तरह के इल्जाम जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भी दिखाते हैं और जनता के बीच में ये जो मैसेज जा रहा है, क्या इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा? यकीनन, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही तो प्रशांत किशोर ऐसा कर रहे हैं। देखिए, वो एक राजनीतिक दल चलाते हैं, वो कोई एनजीओ तो है नहीं। वो चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो जाहिर है कि उनको अपने आप को पोजीशन करने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए थे। उन्होंने लोगों को टारगेट किया और उन्होंने कुछ मुद्दे चुने। मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं किसी मंत्री के बारे में, उसकी पत्नी के अकाउंट में कैसे गया पैसे, उसकी बेटी के की शादी के बाद किस तरह से वो ज़मीन के ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला उसके ट्रस्ट में बढ़ गया, या फिर किसी मंत्री के पेट्रोल पंप
पर नगर निगम की गाड़ियां सारी पेट्रोल लेने आती थीं और इन्फ्लेटेड बिल्स दिए जाते थे, जितने पेट्रोल लिए नहीं जाते थे उससे ज़्यादा का बिल दिया जाता था। ये सब बहुत ही इंटरनल, हम लोग धीरे धीरे बताएंगे कि किनके खिलाफ है, लेकिन ये ऐसे ऐसे डिटेल्स हैं, मैं उदाहरण के लिए आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि अगर कोई व्यक्ति उनसे बहुत जुड़ा हुआ नहीं है या फिर किसी के पास ऐसा महकमा नहीं है जो बहुत आसानी से इन जानकारियों को इकट्ठा कर सकता हो, तब तक तो प्रशांत किशोर के पास नहीं आ सकती है ना ये। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कोई ना कोई है ऐसा जो कि इन आरोप लग रहे मंत्रियों के ऊपर भी निगरानी रखता है और ये भी चाहता है कि ये सारी बातें सामने आए। वो आरजेडी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आरजेडी के पास अगर होता तो वो खुद अपने प्लेटफॉर्म से करते, वो प्रशांत किशोर को कतई नहीं देते। तो इसका मतलब है कि सरकार में ही कोई सत्ता पक्ष में है जो जानकारियां भी रखता है और उन जानकारियों को पब्लिक में लाने के लिए प्रयास भी करता है। और आज की तारीख में प्रशांत किशोर सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पर थे। उनके ऊपर आरोप ये लग रहा था, प्रशांत किशोर के ऊपर, कि वो दरअसल वही काम करने आए हैं, वो दरअसल जेडीयू को कमज़ोर करने आए हैं, या फिर वो आरजेडी के खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े करके उनको कमज़ोर करेंगे और गैर बीजेपी मतों को विभाजित करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, ये उनके बी टीम है वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने इस तरह के जो कैंपेन से एक तरह से साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कर रहे हैं, उन मंत्रियों के खिलाफ भी कर रहे हैं, वो जेडीयू के मंत्रियों के खिलाफ भी कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो आरजेडी के खिलाफ बोलते हैं, बल्कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ भी बोलते हैं। उन्होंने अगर इतने पावरफुल मंत्री हैं 5-5 जिनके खिलाफ लिया, जाहिर है उनको खुद के लिए भी चिंताएं होंगी और उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा मसला, इक्का दुक्का मसला सामने लाया गया है, कोई बहुत बड़ा मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं लाया जा रहा है। ये भी मुझे आश्चर्य में डाल रहा है, आखिरकार लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक रेप्यूटेशन को क्रिएट करने में मुस्कान उम्र गुजर जाता है और उसको जाने में 5 मिनट नहीं लगते हैं। आप ब्रिक बाय ब्रिक बनाते हैं अपना रेप्यूटेशन एंड इट्स सो डियर टू यू। आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आप ये कोशिश करते हैं कि आई शुड नॉट बी डाउटेड फॉर एनीथिंग। और अचानक से इतना बड़ा डाउट क्रिएट हो गया है और ये मंत्री बाहर नहीं आ रहे हैं। वो तड़प मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि वो कोई आकर के कहे कि आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। आखिर इन्हीं 5 मंत्रियों के खिलाफ जो उठाया गया है ये एक कह सकते हैं अभियान, ये दूसरे मंत्रियों के बारे में तो नहीं है, दूसरे मंत्री भी तो हैं ना उसमें। तो वो एक यूँ कह सकते हैं कि वो एक नाराज़गी क्यों नहीं है। वो मैं देख रहा था कि मानहानि है, ये सब तो बड़ा रूटीन टाइप का मुझे लग रहा है। कोई चुनाव में जा रहा है और उसके ऊपर ये आरोप लग जा रहे हैं, जाहिर है कि उसकी नाराज़गी का आलम दूसरा होना चाहिए था। वो न मुझे नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है, नहीं इन मंत्रियों में दिखाई पड़ रहा है जिनके ऊपर आरोप लगे। पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की बात करें तो उन्होंने डायरेक्ट इस्तीफे की बात कर दी है और वो ये भी कह रहे हैं कि या तो आप सफाई दें या तो आप कैमरे के सामने आए और इस सारे प्रशांत किशोर जो भी इल्जाम लगा रहे हैं उस पर अपनी सफाई दें, अपनी प्रतिक्रिया दें, अदरवाइज आप इस्तीफा दे दें। सम्राट चौधरी को भी बोला उन्होंने और कई जितने भी नेताओं पर इल्जाम लगाए। तो उन्होंने ये डिक्लेयर तो कर दिया है, फिर भी सामने आने की हिम्मत अब तक किन्हीं ने भी अब तक तो नहीं की है। देखिए, ये बहुत दिलचस्प पहलू है इस पूरे प्रकरण का जो आपने उठाया। पहले नेता है एमएलसी है जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। तो जैसे कि मैं उनसे वाकिफ, मैं उससे सहमत हूं, जो जी के जो प्रवक्ता थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि सामने आकर कहना चाहिए। जैसे अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कहां से है, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लंबे अरसे तक सार्वजनिक जीवन
और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के बाद जनता दल यू के माननीय मंत्रियों पर अब तक कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। आरोप की सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरोप लगा था, हमारी पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि आप पर आरोप लगा है, आपको जवाब देना होगा। जवाब नहीं दिया तो राजनीतिक प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ इसकी जानकारी पूरे देश की जनता को है। हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है? ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए। चूंकि नेता की साख, नीतीश कुमार की साख पर किसी को बट्टा लगाने का कलेजा नहीं है। अगर ये आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा। अब देखिए, नीरज कुमार जो ये कह रहे हैं, ये नीरज कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता होकर भी वो जनता दल यूनाइटेड के ही एक साथी जो कि मंत्री हैं सरकार में, अशोक चौधरी, उनके बारे में कह रहे हैं। अब ये भी बड़े गजब की बात है कि प्रवक्ता कह रहे हैं मंत्री को कि पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल कीजिए। आप उनको, जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसका खुद आप खड़े होकर के निषेध करिए, सफाई दीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट सफाई दीजिए। पार्टी आपके लिए नहीं खड़ी होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे नेता के ऊपर कभी आज तक इस तरह के आरोप नहीं लगे, मतलब नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार के ऊपर उनकी तो वही यूएसपी थी है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, या फिर कोई लगाने की कोशिश हुई तो वो उतने चिपक नहीं पाए। वो जनरली वो अपने आप को पब्लिक लाइफ में साफ सुथरा रखने में सफल हो गए। तो इसीलिए अपने ही दल के लोग कह रहे हैं अब तो अशोक चौधरी को कि आप जाइए और बाहर आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। वो आए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और रिबटल करने के लिए। हाँ, उन्होंने मानहानि किया, मानहानि का मुकदमा एक सप्ताह। पर ये तो बड़ा ही मानहानि हमेशा से एकदम ऐसे थोप देना कि चलो ठीक है, कोई मुझ पर इल्जाम लगा रहा है तो मैं मानहानि कर देता हूँ, ये तो बड़ा ही मोनोटोनस हो जाता है और इसमें और ये बेसलेस लगता है कि आप देखिए ना, मानहानि तो ठीक है, मानहानि अगर मान की हानि हुई है सम्मान की तो करना ही चाहिए। पर इसके पहले भी एक आरोप लगाया गया था इन्हीं प्रशांत किशोर के द्वारा, इन्हीं अशोक चौधरी पर, कि उन्होंने अपने बिटिया के लिए टिकट खरीदा लोकसभा की, और उस वक्त भी उन्होंने मानहानि कर दिया था। कोई साक्ष्य नहीं दे रहे हैं, बस मानहानि ठोकते जा रहे हैं। हाँ, तो आप वो कह रहे हैं कि अगर मानहानि, तो लोग कह रहे हैं कि मानहानि तो पहले भी किए थे, फिर से मानहानि ही कर रहे हैं, तो अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि और क्या हम कर सकते हैं भाई, हम तो बेदाग, हम पब्लिक लाइफ में हैं, हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा कारोबार है सब लोग जानते हैं। भाई अशोक चौधरी के फादर जो थे वो भी मंत्री थे, महावीर चौधरी, और वो पुराने नेता हैं, पुराने नेताओं के परिवार से आते हैं। वो सर्वदलीय नेता बोले जाते हैं क्योंकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं, वो जनता दल में भी रहे हैं। वो एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं कि जिन्होंने नीतीश जी के एकदम बगल वाली कुर्सी थाम ली और छोड़ा ही नहीं, चिपक गए, एकदम बहुत ही करीबी हैं, और आज उनके ऊपर आरोप है। तो अब ये बात जो नीरज कुमार कह रहे हैं, तो कुछ इसी तरह का एको सुनाई पड़ता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनकी आप बात कर रही हैं, आर.के. सिंह। अब आर.के. सिंह पूर्व IAS ऑफिसर हैं, गृह सचिव रह चुके हैं और 10 सालों तक केंद्र में मंत्री थे मोदी जी की कैबिनेट में। 2024 के चुनाव आरा से लड़े, वो हार गए चुनाव। उस चुनाव के बाद उनको बड़ी नाराज़गी और मलाल है इस बात का कि बहुत कम लोग हारे और उसमें से मैं हारा, और वो मानते हैं कि कुछ इंटरनल सबोटाज ही हुआ था, उनको हरवाने में कुछ अपने ही लोग थे। खैर जो भी हो, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया, उनको भी सुनिए। और देखिए, ये आर.के. सिंह जो कह रहे हैं कि
अब सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 7वीं फेल हैं या 7वीं पास हैं, 9वीं पास हैं, क्या हैं। अब आज की तारीख में उनका जो हलफनामा चुनाव लड़ते वक्त दिया जाता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, तो उसमें डीएलएड लिखा हुआ है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कोई हलफनामा दायर किया है, उसमें उन्होंने अपने आप को 7th पास बताया है। तो एक डायकॉटमी है जिसको कि वो सामने ला रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी तो हैं जो हाँ, अब वो यही कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो थे 1998 में किसी और नाम से जाने जाते थे, राकेश कुमार मौर्य या ऐसे कुछ नाम, और इनके ऊपर एक कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह के ऊपर बम चलाने का आरोप है, जिसमें बंद भी हो गए थे, जेल में रहे। बाद में इनके वकीलों ने कहा कि ये नाबालिग हैं, और आप जानती हैं कि जुवेनाइल जस्टिस होता है जिसमें कि जो 18 साल से कम के होते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती है, चाहे वो हत्या भी कर दे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल ही रखा जा सकता है उनको। तो बाहर आ गए, और अब ये सजेस्ट किया जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा कि नाबालिग वो थे नहीं, पर साबित कर दिया गया कि वो नाबालिग हैं, और फिर अपने आप को उन्होंने री इन्वेंट कर लिया और नए नाम के साथ आ गए, सम्राट चौधरी। और ये जो है ये 10 साल में 38 साल बढ़ गए, क्योंकि अब जो उन्होंने अपनी उम्र बताई है वो उम्र तो मौजूदा उम्र है, 10 साल में 38 साल बढ़ गए। हाँ, और पीछे जो उम्र बताई गई थी इस घटना के आसपास, वो कुछ और थी। तो वो टीन्स में होंगे। फिर अगला जब उन्होंने 10 साल बाद अपना नॉमिनेशन किया तो उसमें एकदम ओरिजिनल अपना एज बता दिया। तो इस तरह से वो तरह तरह के आरोप है। बोले ये सम्राट चौधरी तो कोई और है, वो कोई और थे। वो कहते हैं कि भाई पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, हमें लालू जी ने बंद करवा दिया था, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी थी। और ये सब बात जब वो कह रहे हैं तो आर.के. सिंह का कहना है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स में हुआ करते थे, और इस बार कहा जा रहा है कि शायद विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो उनका ये कहना है कि इन सब लोगों को आगे आना चाहिए, आगे आकर के अपनी बातें सिलसिलेवार तरीके से एक्सप्लेन करनी चाहिए, मतलब जिन पर भी आरोप लगे, और अगर वो एक्सप्लेन करेंगे तभी तो जाकर पता चलेगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। अगर वो नहीं करते हैं तो ये जो है क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाएगा, एक सवाल उठ जाता है, और ये केवल इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं उठता है बल्कि पार्टी के ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये बचाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो कहा है वो फेयर है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बात भी कोई मुझे नहीं लगता है कि सुनने के लिए आज की तारीख में तैयार है। वो लोग पावर में हैं, ये चुनाव हारे हैं, तो लेकिन ये है कि एक मॉरल वॉइस के तौर पर जो बात वो कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अब ऐसे में ये तमाम मंत्री, अब देखिए ये बात कही गई कि एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज किशनगंज में है, वहाँ काम किया करते थे दिलीप जायसवाल। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से खेल किया कि अब उस कॉलेज के वो सब ट्रस्टी को निकाल कर खुद मालिक बन बैठे हैं। उसको डीम्ड का दर्जा दिलाना था, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, तो वो कौन देते, तो वो जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो देते। तो उन्होंने उनको 25 लाख रुपए दिए। ये कहानी कहते हैं पीके, 25 लाख रुपए दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे को दिए। उस वक्त दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। 25 लाख दिए तो उस वक्त दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे मंगल पांडे, तो उनकी पत्नी के नाम आया वो पैसा, उर्मिला पांडे। फिर उन्होंने फ्लैट खरीदा। उर्मिला पांडे के बैंक में उस वक्त 2 करोड़ 12 लाख रुपए थे, ये भी वो बताते हैं। तो पैसे क्यों लिए गए जब उनके पास खुद के पैसे थे? खैर, तो बताया जाता है कि वो डीम्ड का दर्जा स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो दे दे इसीलिए उनको घूस दिया गया। अब ये 2 मंत्रियों को इन्वॉल्व करता है। बिल्कुल। आज की डेट में दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री अभी भी हैं, वो तो लगातार रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य महकमे पर बहुत अटैक भी करते रहे हैं पीके। मंगल पांडे भी खामोश हैं। दिलीप जायसवाल बस ये कह दिए कि ये सब बेसिर पैर की बातें हैं, मैं तो बेकसूर हूँ, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कह दी। संजय जायसवाल जो कि लगातार MP हैं बेतिया से, उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनका एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के बगल से एक फ्लाईओवर जानी थी जिसको बनने ही नहीं दिया, क्योंकि ऊपर से अगर फ्लाईओवर चला जाता तो सारी गाड़ियाँ ऊपर से चली जाएंगी, तो फिर पेट्रोल खरीदेगा कौन नीचे। तो उन्होंने
तो उन्होंने सड़क ही नहीं बनने, वो फ्लाईओवर ही बनने नहीं दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वहाँ का नगर निगम है, वो नगर निगम सारे पेट्रोल अपना यहीं से भरवाता है और ज़्यादा बिल देता है, और इसीलिए एक बार महापौर ने उनको कह दिया था कि इनका बिल पेमेंट नहीं करना, तो उन्होंने कह दिया। इतने गहरे आरोप लगातार प्रशांत ये किशोर बड़े लगा बारीक हैं ये। बड़े बारीक है। सवाल यही आता है कि इतनी गहरी बातें और इतने बड़े इल्जाम हैं, पर इस पर इतनी चुप्पी है और इस तरीके से शांति है, और बस इतना कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, हम निर्दोष है। क्या इतना कहना काफी है इस बड़े इल्जामों को लेकर? और ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े करीबी ने इतने सारे सबूत ऐसे किसी को बस दे दिए हों ताकि आप सामने से एक्सपोज कर दो। वो कहते हैं कि मैं तो देखिए पब्लिक में घूम रहा हूँ और लोग बाग हमें बोरा भर के दे देते हैं सबूत। अब देखिए वहाँ के पेट्रोलियम डीलर्स ने हमें बताया ये कि ये इन्होंने बनने नहीं दिया और इनका महापौर वाला गड़बड़ था, और महापौर ने रोक दिया था, सारे निगम के गाड़ियाँ यहीं से भरी जाएंगी पेट्रोल, ये तो इन्होंने किया, और एक का 4 लेते थे तो इनका बिल भी रोक दिया गया था। तो इस तरह से उन्होंने अपने सोर्स कुछ बताए हैं, बहुत से सोर्स नहीं बताया, कहते हैं कि हम बस घूम रहे हैं तो हमें ये जानकारियाँ मिल रही हैं। पर आपका यह आकलन दुरुस्त है कि आखिरकार हमें आपको कोई छोटा आरोप भी लगाए तो लगता है कि हम कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करें, और उम्र भर की जो बनाई हुई इज्जत है वो कैसे चली जाएगी? आखिरकार छोटी सी बात है, थोड़ी ना है ये तो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चुनाव सामने है, सबों को जाना है चुनाव में, बावजूद इसके ये तमाम नेता जो हैं वो बहुत ही ठंडे से रिएक्शन दे रहे हैं। क्या उसकी एक वजह ये है कि इनको डायरेक्ट विधानसभा नहीं लड़ना पड़ता है? क्योंकि जितने भी नाम हैं, दिलीप जायसवाल को छोड़ दीजिए अगर आप, तो सबके सब जो हैं वो एमएलसी हैं। चाहे वो अशोक चौधरी हैं, डायरेक्ट इलेक्शन फाइट नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी भी आखिरी दफ़ा तब वो जो चुनाव जीते थे जब वो आरजेडी में हुआ करते थे, और उसके बाद आरजेडी से अब बीजेपी की यात्रा, और बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद अब डिप्टी सीएम, लेकिन वो एमएलसी ही है। यही बात कही जाती है अशोक चौधरी के बारे में भी कि वो भी एमएलसी ही हैं। तो इन्हें डायरेक्ट इलेक्शन फाइट नहीं करना होता है, सेटिंग प्लॉटिंग से अपनी सीट का इंतजाम हो जाता है और फिर वो हो जाते हैं मंत्री। पर पीपल्स कोर्ट में देखिए केवल एक व्यक्ति के आचरण से मसला नहीं बनता, एक माहौल बनता है, और वो माहौल जो है वो आज की तारीख में जेडीयू के लिए बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है। इवन बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छा माहौल नहीं कहा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व तो हो सकता है संज्ञान ले, ऐसे में जबकि चुनाव इतना करीब है कि बस अब घोषित ही होने वाला है अगले 1 सप्ताह में, 1.5 सप्ताह में, लगता यही है कि कोई एक्शन होगा, क्योंकि ये जो आरोप है ये बढ़ने वाले हैं, ये घट नहीं रहे हैं। और उनके पास, और मैं जो जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा था तो मुझे ये बताया गया कि ये मंत्री इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जैसे ही रिएक्ट करेंगे अगली किस्त आरोपों की आ जाएगी, और भी उनके पास सबूत हैं पीके के पास। तो वो सबूत एक बार में क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि आकर के बाहर हम पर अटैक करे, और जैसे ही वो बोलेगा मैं दोबारा दूसरा सबूत लेकर के सामने आ जाऊंगा। भाई अब इतने साल रहे हैं ये लोग सत्ता में, तो बहुत से ऐसे मामले हो सकते हैं, और ऐसे मामले अगर बहुत से हो सकते हैं तो बेहतर है कि चुप रहो। मैं तो पिछले दिनों सुन रहा था सम्राट चौधरी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर हमारे भाई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको अंदाज़ा तो होगा ही उनके लिए अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भाई बोल करके क्या वो एक पीस कर, बिल्कुल, हाँ, चाह रहे थे, उनके साथ कोई संधि चाह रहे थे, पता नहीं। लेकिन यह है कि मंत्री सामने क्यों नहीं आते हैं, बड़ा प्रश्न बस यही है कि जब आपका रेपुटेशन, आपके पार्टी का पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट, संभावनाएं, सब कुछ दाव पर है, जब आपके नेता बेदाग, आप लोग कहते नहीं थकते हैं नीतीश कुमार को, उनका भी अपना सम्मान वो भी दाव पर है, तो फिर आप बाहर क्यों नहीं आते हैं? आप बाहर आकर के कहते क्यों नहीं है? आप सबूत क्यों नहीं पेश करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे हुआ था, ये आप गलत कह रहे हैं, ये पेट्रोल के बिल्स हैं और सही बिल हैं, आप गलत साबित करके बताइए इसको। ये बात कही नहीं जा रही है, और यही अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात। पर ऐसा नहीं लगता कि अब, मतलब देखने पर तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो इल्जाम इन पार्टियों पर लगा रहे हैं और इन नेताओं पर लगा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अगर चुनावी तरीके से देखा जाए तो ये आरजेडी को फायदे की तरफ नहीं देखता, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी मैदान में है और इतना कोशिश कर रही है
तेजस्वी इतने तरीके से कोशिश कर रहे हैं और अब प्रशांत किशोर ने जो मुहिम उठाई, हालांकि हमेशा से करप्शंस के जो इल्जाम हैं वो आरजेडी पर लगती रही है, तो इसमें ऐसे में ये देखा जा सकता है कि अब जो इल्जाम आरजेडी की तरफ से कहा जा सकता है कि आरजेडी की ओर से नहीं लगाया जा रहा, लेकिन प्रशांत किशोर इनडायरेक्टली वो इल्जाम कहीं ना कहीं लेकर सामने आ रहे हैं, तो इससे आरजेडी को फायदा होगा। अब इस पर क्या कहें, क्योंकि एक इल्ज़ाम ये भी कहता है कि जिस मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है उस मेडिकल कॉलेज में प्रशांत किशोर ने कहा लालू जी के कुछ बच्चे पढ़े और दिलीप जायसवाल उस पढ़ाई को फैसिलिटेट करने में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से पढ़ाई किया है लालू जी के बच्चों ने। कौन पढ़ा है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसीलिए आप देखिएगा कि दिलीप जायसवाल के खिलाफ कभी भी तेजस्वी कुछ नहीं बोलते या लालू जी की तरफ से कुछ बोला नहीं जाता, या इतने आरोप लग रहे हैं तो वो क्यों ही आ रहे हैं सामने, क्योंकि राबड़ी देवी वो और दिलीप जायसवाल है ना, वो एक दूसरे के पहले संपर्क में थे और मेडिकल कॉलेज का लाभ उठाया है इन्होंने, और जाहिर है कि अगर लाभ उठाया गया है तो कैसे बोल सकते हैं। पर ओवरऑल ये बात ज़रूर है, ये इंडिविजुअल बातें अगर आप छोड़ भी दीजिए तो ये ज़रूर है कि जो धार होती थी भ्रष्टाचार के, जो आरोप लगाया करते थे एनडीए वाले आरजेडी के ऊपर में, वो धार कुंद हो जाएगी, वो थोड़ी कुंद हो जाएगी, थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, और जब आप बोलेंगे ना तो आपका नैतिक बल उतना नहीं रहेगा, यू विल नॉट हैव एन ऑनेस्ट फेस, और ये बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में। आप जब बोलते हैं तो एक आपके बोलने के अंदाज से पता चल जाता है कि आप कितने हैं, नी डीप हैं, या फिर आप जो है आकंठ डूबे हुए हैं, या फिर आप एकदम बेदाग हैं। तो आपकी आवाज़ में जो खनक होती है वो साबित करती है इस बात को। हो सकता है कि आप बहुत रिच न दिखते हों। जॉर्ज फर्नांडिस नेता हुआ करते थे, हमेशा उन्होंने शुचिता की राजनीति की और हमेशा खद्दर पहन करके रहते थे, और एक मैंगलोर में जन्मा हुआ आदमी क्रिश्चियन, वो मुंबई में चुनाव जीत जाता है, बिहार के मुजफ्फरपुर और नालंदा से चुनाव जीतता है, तो उसके पीछे उसकी ताकत थी ऑनेस्टी की, मोरालिटी की। वो मोरालिटी की ताकत उन्हें, सोचिए आप कि वो हिंदी भी हमसे अलग बोला करते थे, वो बिहार में भाषण देते थे और लोग बाग उनको वोट दिया करते थे। तो ईमानदारी का अपना वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और सोचिए आप कि इस ईमानदारी को अपने सामने अब तहस नहस होते देखना और आरोप लगना, बावजूद राजनीति पे बने रहना, आप तो चाहेंगे ही, जनता शायद न चाहे, जनता शायद चाहे, पता नहीं, लेकिन चुनाव के एन पहले इसके आने का मकसद है वो प्रशांत किशोर के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाए। कहा है कि भाई इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इनके पास पैसे जो आ रहे हैं वो शराब माफियाओं के आ रहे हैं, शराब माफिया इनको पैसे दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हर भाषण में बोलते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है हम उसे हटा देंगे, तो किसका फायदा होगा? शराब माफियाओं का। बोला कि इनको पैसे कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं, और इसी कारण से ये बोल रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि ये संभव है, प्रशांत किशोर के पास शराब माफिया का फंडिंग हो, ये सब कुछ संभव है, पर इसका अर्थ ये कतई नहीं हो जाता है कि जो आप पर आरोप लगाए गए हैं वो यूं ही हम छोड़ दें, या उस पर नजर ना डालें, नजर ना डालें, या फिर आप जो है पाक साफ है। ये भी गलत हो सकता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और उस पर कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं हो सकते? प्रशांत किशोर भी गलत हो सकते हैं। आज तक उनकी फंडिंग के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, पर ये अलग होगा, इनके ऊपर भी जब सवाल उठे हैं तो और बात आगे बढ़ेगी तो बात करेंगे। पर आप ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो तो विपक्ष में है, उनके पास कोई पावर आर है नहीं अभी। आप तो सत्ता में हैं, आप जिम्मेदार पदों पर हैं, मंत्री हैं, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है न केवल अपनी पार्टी के प्रति बल्कि जनता के प्रति जिम्मेदारी है। और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है एक जनमानस जो होता है, वो एक पर्सनल करप्शन, चारित्रिक, उसे बहुत अजीब लगता है, वो अपने नेताओं में वो देखना नहीं चाहता है। और दूसरा होता है एक मॉरल करप्शन, और एक ये भ्रष्टाचार का, ये जो पैसे का, इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ऐसी चीज़ों के आलोक में जाहिर है कि नेताओं को सामने आना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए। नहीं बता रहे हैं तो पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास कोई और गेम प्लान हो। इस पूरे विवाद से जेडीयू और बीजेपी पर क्या असर पड़ सकता है? अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर लगा हुआ है आरोप, दोनों दलों के ऊपर आरोप है, और दोनों जो हैं गठबंधन में हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग एक दूसरे को छोड़ सकते हैं।
मुझे याद है 2017 होगा संभवतः, जब नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी जी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, एक्सप्लेन करिए भाई, और ये जो तमाम आरोप है लैंड फॉर जॉब वगैरह वगैरह, और आरोप एक्सप्लेन करिए क्योंकि ये पब्लिक लाइफ में इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए। बाद में उन्होंने छोड़ दिया उनको, आरजेडी को, और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। क्यों? क्योंकि उन पे आरोप लग रहे थे। तो मानदंड तो एक ही है ना, वो 2017 रहे या 2018 रहे या 2025 रहे, मानदंड तो वही है। तो इसका मतलब ये है कि या तो नीतीश जी अब वो वैसे नहीं रहे जैसे वो पहले थे, या फिर दोनों एक दूसरे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, चूंकि दोनों के ही मंत्री इसमें दायरे में आ जा रहे हैं, तो फिर लगता है एक दूसरे को दोनों माफ कर देंगे, या फिर अभी तक केंद्रीय नेतृत्व की कोई बात सामने आई है नहीं। पर जनता पर क्या असर पड़ेगा एक दूसरे को माफी दे देने से, बहुत माफ बुरा कर देने लेते से? हैं इस बात को। 2013 की बात याद करिए। आपको मैं बताऊं कि उस वक्त इसी तरह के बहुत से करप्शन के आरोप लग रहे थे। 2G 3G, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला वगैरह वगैरह, सब मनमोहन सिंह की सरकार पर लग रहे थे। अब तो जाकर के साबित हो गया कि घोटाला नहीं था, लेकिन उस वक्त लग रहे थे, और उसे एक फिजा बन गई थी, माहौल बन गया था, और उस माहौल का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी को खड़ी करने में। हमें याद है वो जंतर मंतर पर सभाएं हुआ करती थी, हम लोग कवर करने जाते थे, और लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था, लोकपाल गीत भी बज रहा था, और कि लाइए भाई देयर शुड बी एन ओम्बड्समैन, और ये जो पब्लिक ऑफिसेज में करप्शन होती हैं उनको रोकना है। और एक माहौल बन गया, वो राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसके दो लाभार्थी हुए। एक लाभार्थी दिल्ली के स्तर पर अरविंद केजरीवाल हुए, और देखिए उन्होंने ऐसी सरकार बनाई, शीला दीक्षित 15 सालों से थी सत्ता में, उन्हें ही चुनाव हरा दिया उन्होंने। भ्रष्टाचार के आरोप जो सरकार पर लगे, इतना ज़्यादा लोग उससे परेशान हो गए कि उन्होंने 70 में से 67 सीटें दे दी अरविंद केजरीवाल को 2015 के चुनाव में। राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल ने वो माहौल तो बनाया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास कोई नेटवर्क तो था नहीं, पार्टी तो थी नहीं, उसकी लाभार्थी हुई भारतीय जनता पार्टी। और देखिए 2014 के जो चुनाव हैं उसमें नरेंद्र मोदी जब आए तो क्या ज़बरदस्त उनको समर्थन 282 सीटों का मिला, एक नए व्यक्ति को मिला, क्योंकि कांग्रेस और मनमोहन सिंह की सरकार करप्शन में फंस चुकी थी। सब कहते थे कि मनमोहन सिंह करप्ट नहीं हो सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पर एक माहौल बन गया था कि मनमोहन सिंह करप्ट नहीं हो सकते हैं, ये बात सच है, लेकिन उनके साथ जो मंत्री हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और वो करप्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार ये केस अब देखने को कि मिल रहा नीतीश जी हो सकता है कि साफ सुथरे ना हो, लेकिन हाँ इनकरप्टिबल हों, उनके ऊपर आरोप नहीं है, पर ये तमाम लोग क्या हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आरोपी हैं या दोषी हैं या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पर ये जो कही जा रही हैं बातें, ये उनका कर्तव्य है कि वो बाहर आए और ज़बरदस्त तरीके से कन्फ्रंट करें उनको जो कि उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, एक तरफ इन तमाम नेताओं पर इतने बड़े बड़े इल्जाम है, और ये सवाल भी है कहीं ना कहीं कि क्या ये सारे नेता सामने आकर अपनी बातों को रखेंगे? क्या जिन सवालों को प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, जो इल्जाम प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, वो जनता के सामने आकर ये तमाम नेता बताते हैं या नहीं, खुद को साबित कर पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।